Greetings to all dear students. I wish and hope you all will be fit and healthy. In today's video, I am going to explain you the second poem of the first flight book. The name of the poem is Fire and Ice, composed by Robert Frost. In this poem, the poet stresses the belief that both fire and ice symbolizes death and damage of the world. The poet brings out the contrasting ideas between fire and ice. Before moving on to the explanation, let us know about the poet. Robert Lee Frost was an American poet and he was born on 26 March 1874. His work was initially published in England before it was published in America. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry. Due to complications from surgery, Frost died on January 29, 1963. Title justification. The title of the poem is Fire and Ice. This is the most appropriate title considering that the poem describes an argument over the two contradictory forces that will destroy the world. पोयम का नाम फायर एंड आइस है. फायर और आइस दोनों आपस में एक अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि फायर बहुत ही ज़्यादा अगर वो हॉट है, गर्म है, तो आइस उतनी ही उसके अपोजिट में क्या है, कोल्ड होती है. तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डिकोटॉमी बिटवीन फायर एंड आइस एंड दिस टाइटल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. The title raises the possibility that fire that symbolizes fury, cruelty, violence and greed, and ice that symbolizes hatred, indifference and insensitivity that can coexist at the same time may be present in the same person. ये जो दो एलिमेंट हैं, फायर और आइस, दोनों एक फैक्टर हैं. दे आर मीन्स दे बोथ फायर एंड आइस आर द हार्बिंजर्स ऑफ द डेथ. ये एक डेथ को लाने वाले एक कारक हैं. जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी, उससे अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा ग्लोबल वार्मिंग के उससे, दैट रिप्रेजेंट फायर. और आइस में क्या होगा, या तो जो है सारी ये दुनिया ही क्या होगी, फ्रीज हो जाएगी. तो ये दो एक एलिमेंट हैं और ये दो एलिमेंट जो है कुछ इमोशंस को भी डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि फायर डिस्क्राइब करता है, फायर सिंबॉलिज करता है फरी को, क्रुएलिटी को, वायलेंस को एंड ग्रीड को. इन द सेम वे आइस जो है वो सिंबॉलिज करता है हेट्रेड को, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी को डिस्क्राइब करता है. एंड ये जो इमोशंस हैं दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सेम पर्सन. ये सारी इमोशंस, ये सारी क्वालिटीज़ तो किसी एक पर्सन में भी हो सकती है, और जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटी होंगी, ये सारी क्वालिटीज़ क्या है, निगेटिव क्वालिटी हैं, तो डेफिनेटली उस पर्सन का क्या होगा, वो पर्सन जो है अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है कि उसके अंदर ये सारे बैड एलिमेंट्स रहेंगे और वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको उसका डिस्ट्रक्शन करेगा. वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से जब जो है हर एक पर्सन इस तरह से वो जब अनसक्सेसफुल रहेगा, तो इस वर्ल्ड का एंड जो है इस ढंग से भी हो सकता है. नाउ द थीम ऑफ दिस पोम. द पोम फायर एंड आइस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज लाइकली टू एनकाउंटर टू डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज. पोएम का जो एक थॉट है, जो इसका आइडिया है, दैट द वर्ल्ड इज लाइकली टू एनकाउंटर, की वर्ल्ड जो है एनकाउंटर होगा, वो फेस करेगा टू डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज को, दो डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज को फेस करेगा. फायर एंड आइस दो डिफरेंट फोर्सेज हैं, इधर ऑफ विच विल कॉज इट्स एंड, या तो एक से उसका मतलब किसी एक से उसका एंड होगा, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी, क्योंकि इनमें काफ़ी इंटेंसिटी है, काफ़ी ज़्यादा इनमें पावर है. सिम्बॉलिकली फायर एंड आइस रिप्रेजेंट कंट्रास्टिंग इमोशंस, और एक सिम्बॉलिकली इसको अगर देखा जाए तो फायर और आइस में क्या है कि दोनों में कंट्रास्टिंग इमोशंस भी हैं. फायर सिम्बॉलिजिंग वायलेंट पैसन, फायर जो है सिम्बॉलिज करती है वायलेंट पैसन को, लाइक एंगर, क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी एक्सेट्रा. एंड आइस सिग्निफाइंग हेट्रेड, जेलेसी, इंसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस एक्सेट्रा. ये सारे क्वालिटीज़ को, इन सारी इमोशंस को वो सिम्बॉलिज करती है. बोथ द इमोशंस कैन प्रूव टू बी कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. और ये दोनों जो इमोशंस हैं
ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी सफिशियंट हैं, ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंस दे सप्रेस ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एलिनेट पीपल फ्रॉम वन अदर, क्योंकि ये जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो ह्यूमैनिटी है, ये उस पर ये सप्रेस करते हैं, उस पर काफ़ी हावी होते हैं और लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करते हैं। लोगों के बीच में कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती है, ना ही कोई रिलेशनशिप रहता है, ना ही कोई एक ब्रदरहुड की फीलिंग होती है। ये एक ह्यूमैनिटी पूरी तरह से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थीम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोम एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। Fire and Ice. This poem is pondering over a simple question about how the world will possibly end. कि इस संसार का अंत कैसे होगा। इस पोएम में यही इस पर पॉन्डर किया जा रहा है, इस पर थॉट किया जा रहा है, डीप थिंकिंग की जा रही है। द पोएट डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट थॉट्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड पोएट इज डिस्क्राइबिंग different thoughts, two different thoughts about the destruction of the world, one by fire and the other by ice. Let's read the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In this stanza, the poet states that there are two schools of thoughts holding contrary opinions about how the world would end one day. इस स्टैंजा में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के अंदर दो डिफरेंट थॉट्स होते हैं और दोनों ही थॉट्स क्या हैं, कॉन्ट्रेरी हैं। और यहाँ पे वो सोचते हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा। हर एक ह्यूमन बीइंग ये सोचता है संसार का अंत कैसे होगा। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वुड एंड बिकॉज ऑफ फायर। कुछ लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा। हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग होगी, सन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अर्थ जो है वो बर्न हो जाएगी। और कुछ लोग ये मानते हैं दैट द अर्थ विल एंड वन डे because of ice. They believe that ice would make an end of this world. Many scientists believe that the end of the world will come in two forms. Either the earth would burn in flames or a permanent ice age would gradually make an end of life on earth. बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि या तो अर्थ का एंड जो है यहाँ पर क्या होगा कि हर चीज़ें बर्न हो जाएंगी, या तो यहाँ पे परमानेंट आइस एज होगा एंड दैट वुड ग्रेजुअली मेक एन एंड ऑफ दिस लाइफ, end of the life of the earth. However, from his own experience, the poet favors to those people who believe that the fire is a element which will bring the end, which would end the earth, जो क्या करेगा, इस अर्थ का एंड लाएगा। कुछ लोग जो ये बिलीव करते हैं कि अर्थ का एंड फायर से होगा, पोएट भी उनका फेवर करता है। सो हियर द पोएट रिलेट्स फायर टू द ह्यूमन इमोशन ऑफ डिजायर। वो ह्यूमन इमोशन ऑफ डिजायर को रिलेट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। पेरिश, इट मीन्स डिस्ट्रक्शन। Enough, it means sufficient, ample. Suffice means enough. So the poet says that fire or global warming may lead to the destruction of the world. शायद fire से ये world का destruction होगा। He does not deny that ice or lack of emotional warmth may also be enough to make an end of the world. He thinks that people have lost affection, love, kindness and sympathy. वो ये सोचता है कि लोगों के अंदर से एक ह्यूमन अफेक्शन, एक लव, काइंडनेस, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें लॉस्ट हो चुकी हैं। दीज इमोशंस आर कंसीडर्ड वार्म। और ये सारी इमोशंस क्या लगते हैं, एक दूसरे के बीच में करीबी लाते हैं, एक दूसरे के बीच में क्लोजनेस लाते हैं। बट कोल्ड इमोशंस ऑफ हेट्रेड एंड जेलेसी हैव टेकन देयर प्लेस। हियर आइज इज़ अ फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस। तो आइस जो है सिग्निफाई कर रही है फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस को, एंड दैट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट इट डज नॉट मैटर विच इज़ स्ट्रॉन्गर, फायर और आइस, कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन लूजर है, कौन वीकर है, लेकिन बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। तो पोएट यहाँ पे लास्ट में ये मानता है कि दोनों एलिमेंट ऐसे हैं कि जो अर्थ पर डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, अर्थ का एंड कर सकते हैं। दोनों ही पावरफुल एलिमेंट हैं। और पहले तो पोएट जो है फायर को फेवर करता है,
बाद में पोएट जो है वो ये कहता है कि आइस भी कम नहीं है फायर से। जब लोगों के अंदर लैक ऑफ इमोशंस होंगे तो डेफिनेटली लोगों में क्या होगी कि हेट्रेडनेस बढ़ेगी, और हेट्रेडनेस जेलेसी की वजह से जो है लोग एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होंगे, दूरियां रहेंगी, और वहाँ पर बिल्कुल भी लोगों के बीच में यूनिटी नहीं रहेगी, और इस तरह से वर्ल्ड का एंड होगा। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है, दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट हैं वर्ल्ड को एंड करने के लिए। दिस वे वी हैव completed the explanation of the poem. Let's discuss the poetic devices. In the poetic devices, I would like to tell you first the rhyming scheme, because this is not a free verse poem. यहाँ पे rhyming scheme की पहले बात कर लेते हैं। तो rhyming scheme में सबसे पहले I would like to tell you that fire, desire, fire. So here is they all are similar. ये सारे जो हैं एक राइम कर रहे हैं, फायर, डिजायर, फायर। तो इसको हम ए सपोज कर लेते हैं, और फिर आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये हो गया बी। एंड hate and great, this is C. This way we can see that fire A हो गया, ice B हो गया, फिर desire क्या हो गया A। तो A B A ये आपके 3 लाइन के राइमिंग स्कीम हो गए, फर्स्ट 3 लाइन। सेकेंड लाइन में आपका क्या हो रहा है, सेकेंड जो फोर्थ लाइन से, फोर्थ लाइन में सबसे पहले क्या है, ए सी, देन सॉरी ए बी सी, ए बी सी। इन द लास्ट 4 लाइन्स, 3 लाइन 3 लाइन, सो ए बी सी हो गया। और लास्ट 3 लाइन में क्या है आपका, बी सी बी। दिस वे we can know the rhyming scheme. Now other literary devices. Imagery. This literary devices is used to make the readers feel things by using their 5 senses. For example, some say that the world will end in fire. इमेजरी में पोइट यहाँ पे इमेजिन करता है। ये लिटरेरी डिवाइस बताती है कि पोइट किस तरह से इमेजिन करता है अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके, वो क्या फील करता है। तो फॉर एग्जांपल, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इस लाइन में क्या इमेजरी है, क्योंकि पोइट इमेजिन कर रहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड क्या होगा, फायर से होगा, और कुछ ये मानते हैं कि वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। तो ये इमेजरी है, इन सारी लाइनों में इमेजरी का यूज़ किया गया है। Symbolism, words which are used to signify special themes or ideas instead of their literal meanings. For example, fire symbolizes desire while ice is symbol of hatred. तो ये दोनों सिम्बोलिज्म हैं, दोनों ही सिग्निफाई कर रहे हैं एक अदर इमोशंस को। फायर सिम्बलाइजेज डिजायर्ड एंड आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड। तो ये दोनों जो है एलिमेंट एक दूसरी चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, दूसरे इमोशन को सिम्बलाइज कर रहे हैं। तो हियर इज सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट डिवाइस इज एजोनेंस, repetition of vowel sound. For instance, the sound of O in the line I hold with those who favor fire. So O sound is very frequent in between the words के बीच में O sound बहुत ही frequent है, therefore here is assonance. यहाँ पे क्या है, assonance है। Next is anaphora. It refers to the repetition of a word or expression in the first part of some verses. For example, some says the world will end in fire, some say in ice. तो यहाँ पे देखिए सम से दोनों कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं। तो व्हेन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड, देयर इज अ डिवाइस ऑफ एनाफोरा। वहाँ पे एनाफोरा होगा। तो सम सेज, यहाँ पे सम सेज दोनों लाइनों में सम सेज का यूज हुआ है। सो हियर इज डिवाइस ऑफ एनाफोरा। सो सम से एंड सम से, दीज आर द स्टार्टिंग वर्ड्स।
तो जब भी दो लाइनों के बीच में अगर दो लाइनों में जो है जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं अगर वो सेम होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनाफोर होता है। अलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ कंसोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। एलिट्रेशन क्या होता है कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई दो वर्ड क्लोजली प्लेस्ड टू वर्ड्स में अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग होती है तो वो वहाँ पे होता है एलिट्रेशन। जैसे कि आप देखेंगे फेवर और फायर में एफ से स्टार्टिंग हो रही है और वर्ड विल इसमें डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रही, तो ये दोनों वर्ड मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है प्रोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज पुट करते हैं। जैसे कि इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर एंड आइस दोनों जो है कैपेबल हैं ऑफ डिस्ट्रक्शन। दस द पोएट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। इसलिए पोएट जो है पर्सोनिफाइड किया है फायर को और आइस को कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा पावर है टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। नेक्स्ट इज इंजैबमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द थॉट ऑफ क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ line break, rather it moves over to the next line. So there is a enjambment when two consecutive, means when one line is continued to the next line without the pause, without any punctuation mark, there is a enjambment. जैसे कि फर्स्ट लाइन ये continued है यहाँ पर सेकेंड लाइन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, enjambment। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिज़ायर ये कंटिन्यूड हुआ फायर में विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, देयरफॉर हियर इज अ इंजैबमेंट। नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम इज ए बी, मैंने आप पहले ही डिस्कस कर दिया, ए बी सी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। एंड वन मोर पोएटिक डिवाइसेस इज यूज्ड हियर, दैट इज एलिगोरी। एलिगोरी में क्या होता है कि यहाँ पर फायर एंड आइस दे आर फिक्शनल एलिमेंट्स, ये जो है फिक्शनल हैं, एक इमेजरी एलिमेंट्स हैं, टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय सजेस्टिव रिजेम्बलेंस। अब इन लोगों ने कुछ दो इमोशंस को कैरी किया है। फायर ने डिजायर को कैरी किया है, डिजायर और ग्रीड, और जो आइस है दैट इज सिम्बोलाइजिंग हेट्रेड। तो ये दो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं एक सजेस्टिव रिजेम्बलेंस हैं। ऐसे जहाँ पर कोई दो एलिमेंट को एक सजेस्टिव रिजेम्बलेंस के तौर पर रीडर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो वहाँ पे होती है एलिगोरी। दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स नो अबाउट द मैसेज ऑफ द पोम। The poem gives a warning for mankind to be alert and aware of danger of destructive human emotions. पोएट यहाँ पर लोगों को अलार्म कर रहा है, लोगों को अलर्ट कर रहा है कि हमें ये जो इमोशंस हैं वो कितने डेंजरस हैं, कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, उसके बारे में हमें अलर्ट कर रहा है। इफ़ ह्यूमन इमोशंस ऑफ एंगर, लस्ट, जेलेसी, ग्रीड, हेट्रेड, वायलेंस एंड इंडिफरेंस कीप ग्रोइंग, द वर्ल्ड विल सूनर और लेटर मीट इट्स एंड। अगर लोगों के बीच में एंगर, लस्ट, जेलेसी, ग्रीड, ये सारे इमोशंस अगर बढ़ते गए तो एक दिन निश्चित रूप से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। देयरफॉर सच इमोशंस एंड टेम्परामेंट्स मस्ट बी कंट्रोल्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ग्रो ना करने पाए, हमारे अंदर बॉर्न ना हो, हमें इसको स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड का एंड बिल्कुल डेफिनेट है कि होगा। नेक्स्ट इज दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। आई हैड डिस्कस्ड about the poet, theme and justification of the title, explanation with the difficult words meaning, literary devices and message of this poem. I hope that you understood all the discussed things. If you would have any problem, you will drop your comment in the comment section. Thank you for watching this video. For more such videos, please subscribe my channel. See you in the next video. Till that, stay healthy at your home. Thank you for watching it.